तो स्टूडेंट सैम्पल पेपर 5 पे हम आ गए हैं और इसके बाद हम सैम्पल पेपर 6 भी आपको तुरंत शेयर कर देंगे इसके 10-15 मिनट के बाद। तो इस तरह से हम लोग 6 सैम्पल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर को कर लिए कल के लिए। इसके अलावा आप लोग रिवीजन खूब सारा करिए, फार्मूला को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फार्मूला सब देख सकते हैं, लॉजिक देख सकते हैं, वो सब आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए सैम्पल पेपर 5 को अच्छे से आप देखिए। इसमें आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, फिर से इंटीग्रेशन से स्टार्ट हुआ है। देखिए जब जब पारी की शुरुआत होती है ये इंटीग्रेशन ही आता है, तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जब तक याद ना हो तो हम कैसे ओपनिंग करेंगे। ये मैथमेटिक्स को यदि हम क्रिकेट की तरह से बोलें तो हमारी ओपनिंग होनी चाहिए बढ़िया, और ओपनिंग इंटीग्रेशन से ही करवा रहा है ज़्यादातर पेपर में, तो हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का भी ध्यान रखना होगा। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 10⁴x dx। इसके ऑप्शन के क्वेश्चन में इवेलुएट इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय √3 - sin² x dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, मीन्स सॉल्यूशन में शेयर करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्लियर, फाइंड द ऑर्डर of differential equation y equal to px plus √a² p² plus b² where p equal to dy by dx। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इवेलुएट करने के लिए आपको दिया हुआ है इवेलुएट 2i क्रॉस ब्रैकेट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k माइनस वेक्टर k डॉट i क्रॉस i। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, i डॉट i जब होगा तो उसका रिजल्ट 1 होगा, i डॉट j होगा तो 0 होगा, बिकॉज i डॉट i में थीटा वहाँ पे 0 होता है तो cos 0 1, तो i डॉट i 1, i डॉट j 0, इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और यदि i क्रॉस j करेंगे तो i क्रॉस j इक्वल टू क्या हो जाएगा, i क्रॉस j इक्वल टू k हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i हो गया तो क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यदि i क्रॉस i होगा तो ध्यान रखना है कि i और i के बीच में एंगल जो है सेम हो जाएगा, तो i और i सेम यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो थीटा 0 होता है, तो साइन 0 हमारा 0 होता है। तो आपको पता है दो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा n कैप। तो यदि i क्रॉस i होगा तो उसमें एंगल होगा 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0। तो याद रखिए जब i क्रॉस i होगा तो 0 होगा और i डॉट i होगा तो 1 होगा। ओके, i डॉट i में 1, i क्रॉस i में 0 एंड i डॉट j में 0। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। i डॉट j 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि i डॉट j जब करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos 90 0 होता है तो ध्यान रखना है। तो चलिए इवेल्युएट हो जाएगा, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। इसमें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 होता है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन शेयर करूंगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 वेक्टर, देन शो दैट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसके ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, हम ऑप्शन भी आपको शेयर कर रहे हैं सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 इवेलुएट करना है इंटीग्रल। 10th क्वेश्चन 10th को देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A184 and its image in the line joining the points B
0 - 1 3 एंड C 2 - 3 - 1। इसके ऑप्शन के क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन सी पे आइए। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रल sin x बाई sin 3x dx। क्वेश्चन नंबर 12 में AOI का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। Using integration, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप उसी टाइप से करेंगे। ऑप्शनल इसके क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन भी दिया हुआ है AOI का। Make a rough sketch of region given below and find its area using integration। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके हेल्प से हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x - 3y प्लस 4z - 6 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ ओरिजिन इन प्लेन। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन 14 केस बेस्ड क्वेश्चन है, और केस बेस्ड या डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें कंपनी के प्रोडक्शन पर बेस्ड है क्वेश्चन। हर सैम्पल पेपर में मेरी कोशिश रही है कि जो आपको मैं केस बेस्ड क्वेश्चन शेयर करूं वो अलग अलग टॉपिक से हो, ताकि आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज हो कल के लिए, 7 जून के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोग का एग्ज़ाम जब बहुत अच्छा जाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसा कैसा एग्ज़ाम गया और मेरे सैम्पल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपको हेल्प किया। ओके, तो चलिए केस बेस्ड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये कंपनी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अ कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज़ फैक्ट्रीज एट 3 लोकेशंस E1 E2 एंड E3। अब पढ़ लीजिए क्वेश्चन को खुद से, अभी तो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ डिफेक्टिव है ना, ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें कुछ बल्ब्स होती है जो डिफेक्टिव होती है, कुछ सही होती है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ E3 एंड व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव बल्ब्स बाय E2। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे अब हम लोग मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेक्शन ए के सॉल्यूशन को गौर से देखिए। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं लगाएंगे नहीं होगा। 10 4x को लिख दिया 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, दूसरे वाले 10 स्क्वायर को हम लिख दिया सेक स्क्वायर x - 1। फिर उसके बाद 2 इंटीग्रेशन बन गया। फिर डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन के, वो उसके बाद पुट कर दिया 10x इक्वल टू t, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। फिर इसको हम एवेलुएट कर देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन तो प्रैक्टिस करते करते आपको स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिख के कर लीजिए, अभी भी आप लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज यदि 12 बजे भी सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए कि 11 साढ़े 11 तक आप स्लीपिंग स्टार्ट कर दें, बिकॉज आपका नींद भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है कल के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कई बार ये भी होता है कि नींद तो पूरा कर लिया बट एग्ज़ाम आइडिया ही नहीं है तो लिखेंगे क्या। तो इसलिए 12 बजे भी सोते हैं और आइडिया लेके सोते हैं, और फ्रेश माइंड में जाके एग्ज़ाम दे के आइए, फिर रेस्ट करिए। तो चलिए फटाफट ऑप्शन के क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन आ रहा है cos x बाय √3 - sin स्क्वायर x। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए पुट कर दिया जाएगा, sin x को t पुट किया तो cos x dx को dt। पुटिंग की रिजल्ट को जब पुट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि sin x t है तो वहाँ पे ध्यान रखना है cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में dt हो गया, डिनोमिनेटर में 3 - t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 1/इंटीग्रेशन √a² - x² जब होता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स x बाई ए, और x की जगह पे यानी कि साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे
हमारा टी के फंक्शन है तो साइन इनवर्स टी बाई ए, तो साइन इनवर्स टी बाई ए मीन्स टी बाई रूट थ्री, या टी के जगह पे साइन एक्स पुट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके बच्चे, तो अब यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं सॉल्यूशन 2 को। देखिए आप, वॉच करिए। हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होता है या कुछ इक्वेशन दिया होता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। एक यदि हमें नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ था, तो हम इसको सबसे पहले क्या किए, पहले कुछ सिंप्लीफाई किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, बिकॉज स्क्वायर रूट का टर्म हमें हटाना है, तो स्क्वायर रूट के टर्म को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो वो कर लिया हमने। उसके बाद हम लोगों ने डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया। तो यहाँ पे पहले से हमें देखना है कि क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर p है, तो इसके बाद कंडीशन को देखा तो हमारे पास जो आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है 1, बिकॉज इसमें आप देखिए तो मैक्सिमम जो टर्म है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो dy बाई डी एक्स का ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो ऑर्डर इसका 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए मैंने जैसे बोला था कि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होगा, तो जिसका रिजल्ट जो होना था वो उसने पुट कर दिया। देखिए जे क्रॉस के का रिज़ल्ट जो है आपके सामने में क्या आ गया, जे क्रॉस के का रिज़ल्ट आई आ गया, आई क्रॉस के का रिज़ल्ट हमारा माइनस जे हो गया, आई क्रॉस आई का रिज़ल्ट क्या हो गया, देखिए आई क्रॉस आई का रिज़ल्ट मैंने बताया था, तो ये क्लियरली हो जाता है 0, सबको सॉल्व करने पे -1 आ रहा है। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको यदि सोचने में वो हो रहा है कि कौन सा फार्मूला लगा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप देखिए डायरेक्टली। आपका जो चैप्टर है 3D NCERT की जो 3 डायमेंशनल चैप्टर है, चैप्टर के एंड में समरी में लिखा होता है, आप प्लीज़ उसमें से रिवाइज कर लें, सारे फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला लगा है, जो कोफिशिएंट थे उनका स्क्वायर रूट में सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि फॉर्म हमारा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिस्टेंस फाइंड हो गया, और 25/3√14 यूनिट्स आ गया। मॉड मीन्स राइट, आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस गिव्स द पॉजिटिव रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैग 1 का इन्फॉर्मेशन नोट किया, बैग 2 का इन्फॉर्मेशन नोट किया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी बैग 1 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई आई। ई बाई आई मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हैं व्हेन आई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हैं व्हेन 2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, लाइक इन द सेंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन बॉल इज़ वाइट, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई 2, सबकी वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। 6 को देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सिग्मा ऑफ पी एक्स जो होता है 1 होता है, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टेबल आपको दिया हुआ होता है, तो जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालते हैं उन सब का सम 1 होता है, तो बस इक्वेशन बना देगा आपको। सारे डेटा लिख देंगे, तो 1/10 प्लस 1/5 प्लस p प्लस 2/5 इक्वल टू 1। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, एंड इसको सॉल्व करेगी तो p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। p का वैल्यू हमारा आ रहा है 3/10। क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस समझाए हैं पहले भी, देखते जाइए आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बेस पे क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। 8 क्लियरली हमें दिख रहा है कि आपको ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन कंडीशन को पहले लिख लिया गया, सिंप्लीफाई कर लिया गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया गया, इससे हमारा कुछ रिज़ल्ट आया और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चल यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब इसके हम देखते हैं, इसके ऑप्शन है, हम ऑप्शन पे मूव करते हैं। ऑप्शन को भी हम इसलिए कवर करते हैं बिकॉज नॉलेज पार्ट हमारा इम्प्रूव रहे। जो ऑप्शन के क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स dx। तो सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग किया गया साइन एक्स इक्वल टू टी। तो उसके बाद सॉल्विंग है, देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप ही का दिमाग चलना चाहिए अब ज़्यादा, बिकॉज अब टाइम कम है आपके पास। अब आपको इसमें कुछ वैल्यू दिए हुए थे x और y की, तो जो भी x और y की कंडीशनल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, पुट कर दिए, इससे c निकल गया, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स साइन x इक्वल टू पाई बाई 4 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 ये मॉडुलस के फॉर्म में है और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। फंक्शन इसका मॉडुलस फंक्शन है। मॉड के अंदर में एक पॉलिनोमियल डाल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखिए इसमें डेफिनेटली आपको क्या होगा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें पार्टीशन करना होता है। तो एक सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, तो ये आपको देखने से ही पता चल रहा है 0 to 1 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया तो एक लिमिट लिया गया 0 to 2/3, फिर दूसरा लिया 2/3 to 1, और ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज यदि आप देखें थोड़ा सा तो 3x - 2 = 0 करें तो x = 2/3 आ रहा है। तो इस तरह से वो बनाया गया। और मॉड का एक रिज़ल्ट जो पहला वाला इंटीग्रल है उसमें माइनस इसलिए आया क्योंकि 0 और 2/3 के बीच में जो x की वैल्यू होती है फंक्शन में डालेंगे तो उसकी लेस देन 0 आएगी। तो मॉड की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है मॉड के अंदर तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है। जब मॉड के अंदर ग्रेटर देन 0 होती है तो पॉजिटिव में आती है। तो दो इंटीग्रेशन बनेगा, एक निगेटिव में जाएगा, एक पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक नंबर रियल नंबर लाइन भी बनाया गया, इसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तो इंटीग्रेशन लगा दिया गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाती है। अपर लिमिट की वैल्यू एक बार पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू डालते हैं, फिर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं कि ये हमारा 3D बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन एक निकालना होता है। दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ BC बनाया गया यहाँ पर भी, x - 0/1 = y + 1/-1 = z - 3/-2 = लैम्डा से। अब यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम x, y, z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है क्लियरली कितनी, लैम्डा, y की वैल्यू आ रही है -λ-1, z की आ रही है -2λ + 3। ये जनरल पॉइंट हो गया। जनरल पॉइंट मतलब एक तरह से एक हमने एक वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर लिए। तो जनरल पॉइंट ऑन BC हमें फाइंड हो गया। और जनरल पॉइंट जब ये फाइंड हो गया तो क्या करेगा, ये यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन रेशियो, लिखा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ALR। तो ये निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लिया गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ALR λ-1 -λ-1 -8। ये डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता ही है, निकाला जाता है, वो दोनों का जो है माइनस हो जाता है। क्योंकि जैसे एक जगह पे आपको देखिए कि जैसे जनरल पॉइंट BC का दिया हमने अभी लैम्डा के फॉर्म में निकाला, λ -λ-1 -2λ + 3 जनरल पॉइंट जो निकला था उसके हेल्प से। और हम जो हमें वो दिया हुआ है
तो इस तरह से यदि हम निकालेंगे तो आपको क्लियरली आपको दिखेगा कि फाइंड हो जाएगा क्या चीज़ फाइंड हो जाएगा। हम अभी आपको बता रहे थे कि डायरेक्शन रेशियोज डी की बात कर रहे थे। तो यदि ए एल का डी निकालें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एल निकालना है, तो वो फाइंड हो जाएगा लेमडा -1 माइनस लेमडा -1 -8। तो ये आपको दिख रहा है कि जो आपको याद है ना कि स्टार्टिंग लाइन ही लिखा हुआ है कि एल बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए 1,8,4। जिस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट और अभी अभी जो आपको लेमडा के फॉर्म में आया है, ये दो चीज़ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया गया। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो अभी निकला है ना, ये सेटिस्फाई करेगा कि इफ़ ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी देन। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा दिया गया, कंडीशन ये लगा दिया गया, आप देख सकते हैं कंडीशन होता है ये जब परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि थोड़ा 3D के जो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिक आपको आता रहेगा तभी कर पाएंगे। लॉजिक लगा है, जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ दिख रहा है लॉजिक बेस्ड है। परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होता है ना, कह रहा है ना कि इफ़ ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी देन दिस। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर होता है ना, कॉन्सेप्ट लगता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, वही कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है। फिर उससे आपको देखिए लेमडा निकल गया, लेमडा की वैल्यू पुट कर दिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आगे फिर सॉल्व हो जाएगा। अब लिखा गया कि लेट आर अल्फा बीटा गामा विद द इमेज ऑफ A184 इन द लाइन देन AR इक्वल टू 2AL। अब फिर फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला 2 इंटू दिस, फिर कैलकुलेशन पार्ट है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन के क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को बेशक आप लिख सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। अब तो लिखना आपको 20% ही अब आप लिख सकते हैं। अब आपको थियोरेटिकल भी आना पड़ेगा बिकॉज प्रैक्टिकल करने का टाइम तो अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब कम टाइम रहा। आप मेंटल लेवल पे भी जाना पड़ेगा। अब आप 25% को लिख सकते हैं जो टर्म बड़े बड़े हैं, और 75% को मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। ओके, तो इसके ऑप्शन के क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन के क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस तरह से डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। लिखा है लेट प्लेन कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ए बी सी ऑन एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, एंड इस तरीक़ा से देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। और आगे फिर सेंट्रॉइड जो होता है आपको पता होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये होता है। फिर एक कंडीशन लगा दिया, फिर इक्वेट करके हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको वैल्यू को इक्वेशन 1 से चेक किया तो ये आ रहा है रिजल्ट। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 3p। तो एक बार हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, है ना। लेफ्ट साइड में हम लोग एक बार डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन फार्मूला लगा कर निकालेंगे, और राइट साइड में इक्वल टू 3p हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी 3p गिवन है। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा क्योंकि रूट भी हटाना है। फिर इस तरह से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। और ये तो लोकस, फाइनली आपको लोकस ऑफ सेंट्रॉइड जी अल्फा बीटा गामा इज़, तो ये फाइनली जो हुआ है यही आपको लोकस मिल गया, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/p²। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये जो अभी आपको मैंने लास्ट के 2 सैम्पल पेपर आपको दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर 4 और 5, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और जो नेक्स्ट 6 दूंगा वो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जितना कर सकते हैं देख लीजिए, कोई बात नहीं। जितना मैंने अभी तक करा दिया है और आपको शेयर कर दिया है बहुत है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी हम फोर्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। तो sin x बाई sin 3x है, तो वैल्यू फार्मूला वगैरह पुट कर दिया गया। आप देख सकते हैं
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए इमेजिनेशन तो हर समय आपको इंटीग्रेशन में काम करना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया लगे, कौन सा फॉर्मूला लगे, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला लगाया गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उसके बाद कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी एक काम किया गया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, ये चीज़ हुआ है। थोड़ा सिंप्लीफाई पहले किया गया, नीचे में sin x कॉमन लिया गया, ऊपर से काट कैंसिल हो गया। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो इससे मेरा रिजल्ट सिंप्लीफाई हो गया और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। एक इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन एक आ रहा है कि जब ऐसा होता है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ। यहाँ a का काम √3 कर रहा है और डेफिनेटली x की जगह पे हमने t लिया, t जिसको कि 10x पुट किया था, तो सॉल्व हो गया इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे बेस्ड है, यानी हम एरिया फाइंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या क्या होता है, देख लीजिए क्वेश्चंस। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन निकल रहा है दिख रहा है आपको सर्कल में, देख लीजिए आपको सर्कल दिख ही रहा है। इंटरसेक्शन जो है लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट एक है √3,1, और इधर एक्स एक्सिस से जब टच कर रहा है सर्कल को तो 2,0 पे करेगा, बिकॉज सर्कल का रेडियस हमारा 2 है। और जो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो एक पॉइंट बी आ रहा है वो √3,0, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो जब एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √3,1, तो नीचे में बी जो होगा वो √3,0 होगा। और ये सब चीज़ें कोई रटने की बात है नहीं। आप जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x² + y² = 4 और x = √3y, तो आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए किया गया। राइट साइड में डायग्राम मैंने आपको शेयर किया, डायग्राम को पॉज करके अच्छे से आप बना के देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए आपको। x = √3 का लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद लेफ़्ट साइड में कॉन्सेप्ट। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, इसमें रिक्वायर्ड एरिया है हमारा एरिया OBL एंड प्लस एरिया LBA। तो जो फर्स्ट एरिया है OBL, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ओके। और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ होना है बिकॉज यहाँ पे लाइन जो है फंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर y की वैल्यू x/√3 आ जाएगी। देखिए इसका लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट √3 होगा, जो 0 to √3 है। दूसरा जो एरिया है एरिया LBA, उसके लिए हमारा सर्कुलर पार्ट रोल प्ले करेगा। उसका जो लोअर लिमिट होगा देख लीजिए आपके सामने है, तो लोअर लिमिट होगा इसका √3 एंड अपर लिमिट होगा 2, बिकॉज B का जो कोऑर्डिनेट है √3,0 तो √3 एंड A का यहाँ पे 2,0 है। तो दूसरा वाला जो एरिया LB है इसका लोअर लिमिट बनेगा √3 और अपर लिमिट 2, एंड इंटीग्रेशन किया जाएगा y to dx। इसमें जो फंक्शन है सर्कल है, तो इसलिए सर्कल का निकालेंगे तो देखिए x² + y² = 4 है, तो y क्या होगा √4 - x²। फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है, चेक करके देख लीजिए, कैलकुलेशन पार्ट है। और यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है। √a² - x² का जो होता है इंटीग्रेशन, वो होता है x/2 × √a² - x² प्लस a²/2 × sin इनवर्स x/a। यही फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट। अपर और माइनस लोअर का मतलब ये कि आप पूरे एक्सप्रेशन जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एक बार अपर लिमिट की वैल्यू पुट होगी x की, माइनस उसी फंक्शन में एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू पुट होगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करके देखिए, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका
π/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसके ऑप्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन के क्वेश्चन में देखिए तो इसमें भी फिर से आपको एरिया फाइंड करना है और कुछ कोई आपको दिया हुआ है, इन इक्वेशंस दिया हुआ है, इन इक्वेशंस के हेल्प से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, राइट। इन इक्वेशन आपको दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये सब आपको रीज़न दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें दी ऑन प्लॉटिंग द इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या होगा कि कोई इक्वेशन देखने में भले ही आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, सबकी मेंशन किया हुआ है कि कौन किसका इक्वेशन है। देखिए जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो वो स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 3 है तो वो एक लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। और जो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है वो एक पैराबोला है, राइट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक पैराबोला है जिसको कि आप रफली समझें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्म है, यानी y एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। प्लस 3 हमें बता रहा है कि ये पैराबोला होगा वो y एक्सिस के जो y एक्सिस पे जो 0.3 होगा वहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो इस तरह से डायग्राम क्लियर है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया हमारा हमेशा एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन होता है। और यहाँ एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन को गौर से देखें तो एरिया हमारा हो रहा है, एक बार आप देखिए तो एक बार ये बनेगा लोअर लिमिट 0 से 2 तक जा रहा है, 0 से 2, और 0 से 2 जब जाएगा तो फंक्शन इसका कौन सा होगा, तो फंक्शन होगा 2x प्लस देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब कौन सा एरिया है, तो ये पैराबोला वाला पार्ट है, ठीक है। तो यानी जो हमारा 0 से 2 गया था तो वो हमारा पैराबोला को कवर कर रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया में हमने देखा तो 0 to 2 जब जाएगा तो 0 से 2 तक में ये कवर करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स, इसलिए क्योंकि ये पैराबोला वाला जो इक्वेशन है उसको कवर करेगा। प्लस अब उसके बाद ये 2 के बाद 3 तक जा रहा है, 2 to 3, और 2 to 3 में कौन कवर कर रहा है, तो देखिए इसमें क्लियरली जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 वाला लाइन है उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम 2 इंटीग्रेशन और 2 अलग अलग लिमिट्स डाल देंगे। तो 0 से 2 में हमारा पैराबोला जा रहा था तो y हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 0 से 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स प्लस दूसरा 2 to 3, तो 2 to 3 में आ गया हमारा कितना 2x प्लस 3 डी एक्स। सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन नॉर्मली जैसे हम करते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, बड़े से ब्रैकेट में डालेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में डालेंगे, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा वो कैपिटल ब्रैकेट में आएगा। फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे और फिर अपर लिमिट की वैल्यू x की जगह प्लेस कर देंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट की जगह आप x की जगह पे प्लेस करेंगे। तो वो सारे अपर माइनस लोअर करके जैसे करते आ रहे हैं 50/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और ये आपको प्लेन का क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया हुआ है। हम इक्वेशन ऑफ OL पहले लैम्डा के फॉर्म में ले आए, फिर हम XYZ की वैल्यू फाइंड कर लिए। XYZ की वैल्यू फाइंड करने के बाद जनरल पॉइंट ऑन लाइन OL फाइंड कर लिए लैम्डा के फॉर्म में, और उसके बाद ये जो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन OL निकला है ये क्या करेगा, प्लेन पे लाई करता है। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, तो सेटिस्फाई करेगा। यदि कोई पॉइंट किसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी प्लेन के इक्वेशन में जो XYZ है हम XYZ की जगह पे वो वैल्यू डाल देंगे जो हमने उस पॉइंट का निकाला था, तो जब सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अभी जो हमने जनरल पॉइंट निकाला था 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो ये जो पॉइंट है XYZ की वैल्यूज़ है ये XYZ के जगह पे रिस्पेक्टिवली XYZ के जगह पे प्लेन के इक्वेशन में पुट हो जाएगा। इससे लैम्डा निकल गया, लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। फिर आपने कर लिया लेट P अल्फ़ा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ दिस इन द प्लेन,
एंड इमेज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व हो जाता है। अल्फ़ा प्लस 0/2, बीटा प्लस 0/2, गामा प्लस 0/2 इक्वल टू समथिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ फार्मूला लगा दिया गया। दोनों तरफ फार्मूला लगाने पर एक बार तो हमने फार्मूला लगाकर पॉइंट फाइंड कर लिए, राइट। लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा प्लस 0/2 फार्मूला लगा, यानी बीटा प्लस 0/2, गामा प्लस 0/2, ये फार्मूला लगाकर फाइंड हुआ। ओके, तो एक बार फाइंड हुआ फार्मूला लगाकर लेफ्ट साइड में, एक बार ऑलरेडी वैल्यू निकला पड़ा था तो उसको राइट साइड में इक्वेट कर दिया। सेम चीज़ जब हम दो बार निकाले, दोनों को इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, तो इस तरह से हमको अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड हो गया। और अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 24/29, बीटा -36/29 एंड गामा 48/29। तो इमेज ऑफ ओरिजिन इन द प्लेन इज 24/29 -36/29, 48/29। तो फाइनली स्टूडेंट, अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए, 14th क्वेश्चन पे आ गए। और क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसमें देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सॉल्व कैसे होगा। तो E1 रेशियो, E2 रेशियो, E3 इक्वल टू 1:2:1। उसके बाद सपोज कर लिया गया लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू K, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 2K एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू K। तो अब क्या होगा, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और तीनों की वैल्यू डाल दीजिए, तो K प्लस 2K प्लस K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया, 1/4 ही हो गया। और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमें फाइंड हो गया 1/4। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं देखने में बहुत ज़रूर कॉम्प्लेक्स दिखता है, बट सॉल्विंग करने पे बहुत इजी होता है। जैसा कि कहा वही हुआ, देखा आपने, बहुत इजी था। लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1। इस E2/E1 एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसका हम, जैसे न्यूमरेटर में E2 है, डिनोमिनेटर में E1 है, इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं E2 का, जिसमें कि E1 जो है ऑलरेडी वहाँ अकर कर चुका है, मतलब E1 हैज़ हैपेंड ऑलरेडी। व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, उस केस में E2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं E2 का व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 इक्वल टू 4%, ये हमारा आपको है। और E यहाँ पर क्या है, तो E डिफेक्टिव बल्ब है। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों ने पूरे ईयर, और हम जानते हैं कि लास्ट डे तक भी हम आपको इन्वॉल्व किए हुए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ यदि तैयारी कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपको इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और हम लोग कल डेफिनेटली 7 जून को क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को एक अच्छा सा डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हम लोगों ने जो भी किया। मैथ्स क्या है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ द एन्जॉइंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में हमको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। सिर्फ मार्क लेने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स हमारा आर्ट है, हमारे अंदर वो आ जाना चाहिए। तो हम लोग मैथ्स को बहुत समझ के करेंगे, और बिल्कुल मार्क्स लेने के साथ साथ नॉलेज के लिए भी करेंगे। तो मार्क्स भी आएगा, नॉलेज भी आएगा। कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आलोक नाथ झा फ्रॉम आलोक IT एंड मेडिकल अकेडमी। I am the director and the faculty of mathematics of Alok IT and Medical Academy. So I and my team, all the team members, wish you all the best for 7 June mathematics exam, term 2 exam. Give your best and do rough work also, so that you can decide correctly, because rough work आपको हेल्प करेगा। जहाँ भी कोई फार्मूला लगाना है तो रफ में पहले क्लियर कर लीजिए, फिर उसको यूज़ करिए। तो हम सब लोग आपको शुभकामना देते हैं कि आप लोग मैथ्स के पेपर को एकदम बेस्ट दे के करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी मैं करने लग जा रहा हूँ। आप लोग को एक लास्ट पेपर और दे रहा हूँ, और उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला शेयर कर दूँगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि 1 शॉट फार्मूला होगा
की पॉइंट्स सारे हम शेयर कर देंगे कैलकुलस के, और स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन भी शेयर कर देंगे, तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।